हेलो फ्रेंड्स। गोचर से हम फलादेश कैसे करें, ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो इसका उत्तर लगभग नदारद है। हाँ, आप कहेंगे कि गोचर पे इतने लंबे लंबे लेक्चर हैं, इतनी किताबें हैं, और गोचर लग्न से देखना है कि चंद्र राशि से देखना है, इस पे भी कंफ्यूजन बरकरार है। तो यहाँ एक बात तो मैं अपनी तरफ से कह दूं, जिसे आप मोहर समझ सकते हैं मेरी तरफ से, कि गोचर चंद्र राशि से देखना चाहिए। लग्न से गोचर देखने की परंपरा कब से शुरू हो गई, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। कृपया ये प्रश्न कोई भी महानुभाव मुझसे न पूछे। अच्छा हो या बुरा हो, दोनों एक्सट्रीम होना चाहिए। तो मैं जिस पक्ष का भी समर्थन करता हूं, तो मैं एक्सट्रीम जाकर उस पक्ष का समर्थन करता हूं। ये मेरी अपनी विचारधारा है या अपना सिद्धांत आप समझ सकते हैं। तो गोचर चंद्र राशि से ही देखना चाहिए, ये पहला क्लैरिफिकेशन है मेरी तरफ से। जितने भी लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, जो भी गोचरीय फलादेश में डालता हूं, तो वो लोग पूछते हैं कि ये चंद्र से है या लग्न से, उनको भी आज मेरा मैसेज है कि ये चंद्र राशि से गोचर बताता हूं मैं। राहु केतु से संबंधित, बृहस्पति से संबंधित, शनि से संबंधित जो भी मैं बता चुका हूं, सब चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। अब लौटता हूं मैं मूल मुद्दे पे। मैं चार्ट आपके सामने खोल के रखी हुई है, और गोचर से फलादेश कैसे करें, इस पे एक दो उदाहरण या अपना ओपिनियन मैं कुछ अलग तरह का आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत से ज्योतिषीय मठाधीश मेरी इस बात से सहमत नहीं होते हैं, नहीं रहते हैं, और गोचर फलादेश मैंने आज तक किसी को सिखाते भी नहीं देखा है। वो शनि 3, 6, 11 में आएगा तो अच्छा फल करेगा, सूर्य 3, 6, 11 में आएंगे तो अच्छा फल करेंगे, तो उधर सेकंड में ये होगा, थर्ड में वो होगा। वो बड़ा जनरल सा फलादेश 1971 में एप्लीकेबल है, तो फिर 1991 में या 2001 में शनि के क्षेत्र में एप्लीकेबल नहीं होता है। कारण मैं यहां सिखा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं कि जो नक्षत्र विचरण हो रहा होता है ग्रहों का, वही नक्षत्र लॉर्ड 1971 में जिस भाव में होते हैं, वही नक्षत्र लॉर्ड 2001 में उसी भाव में नहीं होते। ये एक बड़ा डिफरेंस है। अब आप समझिए, सर फलादेश कैसे करें गोचर से? मुझे नहीं मालूम भैया। अब आप कहेंगे मालूम नहीं तो बता क्या रहे हो। ठीक है, मैं एक्चुअली बात की दिशा को एक मोड़ देना चाहता हूं, मतलब एक जो कि समझ में आ जाए आपके। मालूम नहीं तो बताऊंगा कैसे, मालूम तो है मुझे, और मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको समझने का। जो भी जनरल बातें लिखी हुई है गोचर संबंधी है, उसको भी आप लोग समझ लें, अपनी समझ को वहां इस्तेमाल कीजिए। जब गोचर देख रहे हैं, जिस व्यक्ति की लगन कुंडली है, तो मैं एक ट्रूथ और बताऊं, सीक्रेट आप लोगों से गोचर, या बहुत से लोगों से गोचर क्यों नहीं होता है कि आप लगन कुंडली से गोचर को सामंजस्य बैठाते रहते हैं। कहीं से आपने सुन लिया कि जन्मकालीन ग्रह की या लगन की राइजिंग डिग्री से ही हमने गोचर को देखना है। हमारा राइजिंग डिग्री जो थी, वहीं से शनि जब घुसेगा तो शनि की 7.5 आरंभ होगी। उसके पहले वो उस राशि में आ जाने के बावजूद भी शनि की 7.5 आरंभ होगी। चलो, ये एक मत हो सकता है, अगर किसी को शूट करता है तो करे।
चंद्र राशि, चंद्र कुंडली आपके सामने है गोचर देखने के वक्त। मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रकाश डालता हूं, बहुत लंबा बताना मुश्किल होता है। जो भी मैं देखने को इस वक्त नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको देखना नहीं है। मैं एक छोटी सी टिप्स देता हूं। जब जातक सामने आपके आ रहा है और अपनी राशि से संबंधित स्थिति जानना चाहता है या पूछता है कि सर गोचर से बताइए, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ 10 तरीके और भी हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और सच कहूं तो क्लिष्ट तरीके हैं, वो आनंद फानन बता देने लायक नहीं है। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बड़ा ही अलग सा है, अलग समझ का है। अब आता हूं मुद्दे पे। ये जो 12 भाव आप देख रहे हैं, लगन कुंडली से जैसे इसको लगन मानते हैं, द्वितीय भाव धनेश, तृतीय छोटे भाई बहन, चतुर्थ माँ, पंचम पुत्र वगैरह वगैरह, ऐसे करके जितने भी भाव हैं, जिन भावों से जिनको हम मानते देखते हैं, मैं आपको कहता हूं, आपसे पूछता हूं कि गोचर कुंडली को देखते वक्त इन्हीं चीजों को आप कंसीडरेशन में क्यों नहीं लाते? नहीं लाते हैं भाई, 90% लोग नहीं लाते। अब कोई लाता है तो मुझे मालूम नहीं, हो सकता सीक्रेट छुपा के रखने वाली बात हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जब मठाधीश सिखा रहे होते हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। अष्टक वर्ग में पावर देखो, उधर गुलिका की डिग्री देखो, उधर मांडी की डिग्री देखो, शनि के ऊपर से जन्मकालीन शनि से गोचर का शनि जा रहा है, उसको देखो। जन्मकालीन शनि के ऊपर से आपका वर्तमान शनि कैसे जा सकता है, मुझे नहीं मालूम। किसी व्यक्ति का ओपिनियन और किसी व्यक्ति के मगज की ये उत्पत्ति थी। इस पे मैं पहले भी लेक्चर दे चुका हूं कई बार कि लगन कुंडली अलग है, लगन कुंडली का अस्तित्व अलग है, और उसका चल रही गोचरीय ग्रहों से आपकी लगन कुंडली में पड़े ग्रहों का कोई संबंध नहीं होता है। गोचर कुंडली जो वर्तमान कुंडली है, और वर्तमान में आपकी स्थिति किसी खास भाव से संबंधित क्या है, कैसे है, उसको देखने का एक अच्छा साधन है। मैं एक टिप्स दूंगा, एक टिप्स, ज्यादा नहीं। आप जानते हैं मैं ज्यादा बोलता नहीं, और मैं ऐसे ही बोलता हूं। तुला राशि को मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, इस वक्त आपने देखना है कि जातक की स्थिति कैसी है, तो लग्नेश शुक्र कहाँ है उसको देख लीजिए आप एकदम खटाक से। तो लग्नेश शुक्र यहाँ छठे भाव में बैठा हुआ है, उच्च का होकर रोग भाव में बैठा हुआ है। अब शुक्र शनि देव के नक्षत्र में है, और शुक्र उच्च का है इस वक्त, और शनि देव के नक्षत्र में है। अब आपने देखना है शनि यहाँ है, शुक्र यहाँ है, और शनि यहाँ 5 और चतुर्थ का लॉर्ड होते हुए तृतीय में बैठा हुआ है। अब दिमाग घुमाइए, लग्नेश शुक्र छठा भाव, नौकरी का भाव, सप्तमेश के साथ यहां बैठा हुआ है, और पंचम को सिग्निफाई कर रहा है, चतुर्थ को सिग्निफाई कर रहा है, तृतीय भाव को सिग्निफाई कर रहा है। इस वक्त मैं प्लेसिडस सिस्टम वाली डिग्री पे नहीं जा रहा कि एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति भाव चलित वो कौन सा भाव गायब होगा या कौन सा भाव में शनि एज पर डिग्री बैठा होगा, वो बाद की बात है। यहाँ एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लग्नेश शुक्र किसके साथ है? सप्तमेश के साथ है, द्वितीयेश के साथ है, तृतीय भाव में, यानी तृतीय भाव को सिग्निफाई कर रहा है, और इसके नक्षत्र में है शनि के। तो 3, 4, 5, 1, 6 ये कनेक्शन यहाँ बन रहा है। तो लग्नेश उच्च का मतलब आकांक्षाएं उछाल मार रही है जातक की। रोग भाव में बैठा हुआ है, तो क्या है, रोगी है इस वक्त? हाँ, हल्का सा हेल्थ रिलेटेड इश्यू तुला राशि के जातकों को सता रहा होगा। मंगल, चूंकि मारक मंगल भी शुक्र के साथ है, लेकिन वो जातक चट जल्दी स्वस्थ भी हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव रोग मुक्ति का निर्देशन देता है, और ये शुक्र यानी लग्नेश पंचमेश के नक्षत्र में। इज इट क्लियर? बहुत साफ तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से मैं बता रहा हूं। अभी भी नहीं समझ में आया किसी को, तो फिर मैं हाथ जोड़ता हूं।
तृतीय से सिग्निफिकेशन बनने का मतलब लग्नेश शुक्र जिसके नक्षत्र में तृतीय से संबंध बना रहा है जातक, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता, किसी भी प्रकार के साहस वाले कामों में इस वक्त बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और तैयार हो रहा है वो कुछ भी कर गुजरने के लिए। और निश्चित तौर पे मंगल के भी साथ है, तो यहाँ धनेश और सप्तमेश का संबंध भी इसके साथ बन रहा है। धन संबंधी मामलों में जॉब से रिलेटेड काम मिल जाना, जॉब मिल जाने वाली स्थिति भी तुला राशि के जातकों को बनती है। अभी यहाँ मजे की बात यह है कि कर्मेश और षष्ठेश, जो षष्ठेश जॉब का मालिक होता है, उसकी दृष्टि इस लग्नेश पे यानी शुक्र के ऊपर है, और कर्मेश चंद्र की भी दृष्टि आज इस वक्त इसके ऊपर है जब मैं ये देख रहा हूं। तो हो सकता है आज तुला राशि के जातकों को कोई जॉब मिल गया हो, आज यानी 15 फरवरी 2017। ठीक है, आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि नहीं मिली है नौकरी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है नहीं हुआ। अब आती है आपकी जन्म कुंडली का रोल। जन्म कुंडली में भी नौकरी मिलने का योग देने वाली दशाएं चल रही होगी, तब ये गोचर आपको काम आएगा। अगर जन्मकालीन ये नहीं बन रहा है संबंध, तो फिर तुला राशि का जातक सामयिक तौर पे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए टेम्पररी किसी कर्म में रत होगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन होता है ना, आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट पे चलने वाले लेबर 15 दिन का काम, 20 दिन का काम, इस तरह के काम में युक्त हो जाएंगे। वो लगन कुंडली में इंडिकेशन नहीं भी मिल रहा है तो भी गोचर ये फल दे जाएगा आपको। क्लियर? ये एक, मैं ये नहीं कह रहा, ये भी नहीं कह रहा कि तुला राशि के जातकों के साथ इस वक्त ऐसा नहीं हुआ है या हो गया है। ये तो फिर तुला राशि के जातक यहाँ जवाब दे सकते हैं, लेकिन सबको नहीं हुआ होगा और बहुतों को हुआ भी होगा। तो वहां दशा अंतर दशा इंडिकेशन करती है। अब आप कहेंगे कि कोई तो परमानेंट जॉब कर रहा है तो वो 15 दिन के काम में क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये तो उस व्यक्ति के लिए है जो बेकार बैठा हुआ है और गोचर में उसको ये स्थितियां उसको मिल रही हैं, तो वो कैसे करेगा? और जिसकी तो भाई चल रही है तो चल रही है, उसको क्या जरूरत है। हाँ, जिसकी चल रही है उस पे भी असर पड़ेगा, ऐसा ना सोचे कि असर नहीं पड़ेगा। जो परमानेंट जॉब में लगा हुआ है, मान लीजिए सरकारी नौकरी कर रहा है, तो इस वक्त वो वहां पर अपने आप को और ज्यादा साबित कर रहा होगा, और ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, और ज्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत को उसने वहां पूरा झोंका होगा और प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा होगा। इस तरह की घटनाएं घटती हैं, ये समझने की चीज है। धन संबंधी प्रश्न यही तुला राशि का जातक अगर करेगा तो चटाक से आपने ये मंगल को देखना है, धनेश को देखना है। किसके साथ है? शुक्र के साथ है। मंगल किसके नक्षत्र में है? तो बुध के नक्षत्र में है। बुध महाराज कहाँ है? मकर में 18 डिग्री के हैं। ठीक है, बुध चतुर्थ भाव में है यहाँ। चलो ये डिग्री वाली बात बाद में देखते हैं, लेकिन ये फिर धनेश धन संबंधी मामला, मंगल छठे में, मंगल पे दृष्टि किसकी है? षष्ठेश की, कर्मेश की। तो कर्म से धन प्राप्ति का योग, षष्ठेश नौकरी जॉब से धन प्राप्ति का योग, चतुर्थ भाव से कनेक्शन बन रहा है तो जमीन की खरीद फरोख्त से भी धन प्राप्ति का योग बन सकता है। जमीन में इन्वेस्टमेंट करने वाली स्थिति उसकी आ सकती है। बुध द्वादशेश है, नवमेश है, तो यहां से क्या फल मिलते हैं? लंबी दूरी की यात्रा का योग भी बन रहा है, तो ये धनेश अब यहाँ विदेश से और लंबी दूरी यानी देश के अंदर ही, और काम चतुर्थ भाव आपको विदेश यात्रा का योग भी बना रही है। धनेश विदेश से धन आगमन का एक स्रोत भी बताता है। आपने धन संबंधी स्थिति जब कोई पूछ रहा है तो आपने इस मंगल पे
दबाव या मंगल का फ्लोरिशमेंट देखना है कि वो क्या कह रहा है। मैं ये कोई संपूर्ण गोचर फलादेश नहीं है, मैं एक दृष्टिकोण डेवलप कर रहा हूं आपके अंदर। दृष्टिकोण को डेवलप कीजिए। असीम संभावनाएं हैं, असीम तरीके हैं चीजों को समझने के। सरल तरीके से पहले समझिए, उसके बाद देखिए अष्टक वर्ग में मंगल का बल, अष्टक वर्ग में शुक्र का बल, सर्वाष्टक वर्ग में इस भाव का बल। लेकिन समस्या क्या है जानते हैं? इतना ज्यादा देखने लगेंगे ना तो उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे आप। फिर वही बात आ जाएगी, फलादेश कैसे करें? आपने अष्टक वर्ग देख लिया, सर्वाष्टक वर्ग का देख लिया, अच्छा तो उसको फलादेश में हम कैसे इंक्लूड करें? ये सरदर्दी मन में मत लाइए। इसको मैं इस तरीके से कहता हूं कि बैट्समैन के पास 100 शॉट होते हैं, लेकिन एक गेंद पर वो एक ही शॉट मारता है। ऐसा नहीं है कि एक ही गेंद पे वो कवर ड्राइव भी मार दिया उसने, थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से छक्का भी मार देगा, हुक शॉट खेल के छक्का मार देगा, यानी सारे शॉट्स वहां नहीं लगा देता है। वो बलाबल, अष्टक वर्ग का बल, षडबल, दृष्टि बल, इन सब चीजों को आपने इंक्लूडिंग करना होगा स्टेप बाय स्टेप। ये इस तरह से है, या फिर मैं क्रिकेट का उदाहरण दे दूंगा कि गेंद जब आएगी आपने स्टेप आउट करना है, कदम बढ़ाना है कि बैकफुट पे जाके खेलना है, बल्ला कहां तक उठाना है। ये सारी बातें जो है निर्भर करेगी तात्क्षणिक स्थिति पे। सब कुछ इंक्लूड करके हम समझते हैं कि कोई जूस बना लेंगे हम, तो ऐसा भी नहीं होता। मैं करता हूं ब्लेंडिंग की बात, और सही बात है, ब्लेंडिंग्स तो आपको समझनी होगी, भाव बल, ग्रह बल, सबको समझना होगा, लेकिन उसको अकॉर्डिंग टू प्रश्न भी हमें देखना समझना होगा। जहां तक जो पूछ नहीं रहा है वो बताने की कोशिश मत कीजिए, उसको जल्दी से समझिए पहले कि क्वेरी क्या है। आपने देखा होगा जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं कि बहुत से जहां तक बोल देते हैं, अरे छोड़िए वो जो पूछा वो बताइए, वो नहीं सुनना चाहते, वो टू दी पॉइंट बात जानना चाहते हैं कि हमारा ये है ऐसा, ये कैसे होगा। तो ये एक मैंने गोचर फलादेश करने का तरीका, डेवलप करने का एक तरीका मैंने बताया, एक दृष्टिकोण, और बड़ा सरल तरीके से है ये। मैं हंसते हुए कहता हूं अक्सर ये बात, ज्योतिष के नए छात्र गुलिका मांडी में ना उलझे, ये मेरी एडवाइस है, मेरी राय है कि मैंने बहुत से छात्रों को देखा है 3 महीने होता नहीं है बेसिक्स पढ़ते हुए, अच्छा मांडी से सर कैसे फलादेश आएगा? तो मेरा प्रश्न बड़ा साधारण और उत्तर बड़ा शानदार होता है। मैं उस वक्त यही पूछता हूँ कि 27 नक्षत्रों के नाम याद हैं? तो कहते हैं नहीं याद है। तो मैं बोलता हूँ आगे बढ़, अभी 2 साल बाद आना। ये समझ लीजिए आप कि बेसिक्स जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप शुक्र के बारे में आपसे कोई पूछता है या जब आप शुक्र के बारे में सोचते हैं, तो शुक्र का नेचर, शुक्र का चरित्र क्या देता है, क्या छीनता है, किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सारी बातें बिजली की तरह आपके दिमाग में कौंधनी चाहिए उस वक्त। तो आपको बेसिक ही नहीं मालूम है तो बिजली कौंधेगी कहां से? अब 27 नक्षत्र आपको याद ही नहीं है तो आपको कहां से कौंधेगा कि अभी छठे भाव में शुक्र मीन राशि में बैठा हुआ, तो किस किस नक्षत्र में हो सकता है? आपको नक्षत्र मालूम ही नहीं है कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र होता है, तो मीन राशि में शुक्र किस नक्षत्र में आपको सूझेगा ही नहीं। तो जब फलादेश जब आप करेंगे तो आपको सूझना चाहिए ना कि ठीक है मीन राशि में है तो शुक्र बुध के नक्षत्र में हो सकता है, शनि के नक्षत्र में हो सकता है, और बृहस्पति के नक्षत्र में हो सकता है। बृहस्पति का आखिरी चरण जो है मीन राशि में होता है, बाकी के 4 चरण शनि और बुध के होते हैं। 9 चरणों में 9 चरणों में मीन राशि खत्म, हर राशि 9 चरणों में खत्म होती। तो बेसिक्स डेवलप करना मेन चीज ये है, और ट्रांजिट बहुआयामी तरीके हैं इसको समझने के। इसको पहले सरल तरीके से आप समझें, आप फलादेश करना सीखने लगेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि फिर वही बात आ जाती है कि नहीं, ज्योतिषीय मठाधीशों ने तो कहा था कि शनि के ऊपर से शनि जाएगा तो ये होगा।
लगे रहिए, जहां से आपको उत्तर मिलता है वही रास्ता अख्तियार कीजिए। मेरी ही बात माननी है आपको, ये कोई मजबूरी नहीं है और ये कोई जरूरी भी नहीं। हो सकता है मैं सही ना बोल रहा हूं, अगर आपके अनुभव में लगता है कि नहीं ये सही नहीं है तो नहीं है सही। ओके, थैंक यू।